हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल DCI9920 पर। आज अपन कक्षा 10वीं गणित का एक मॉडल पेपर करने जा रहे हैं, मॉडल नंबर 2। ये एक्सीलेंट का मॉडल नंबर 2 है, इसको अपन कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ आएंगे और किस प्रकार से आपको हल करने हैं वो आपको यहाँ सीखना है। सबसे पहले अपन अभाग के बारे में बात करेंगे। देखो, अभाग में आपको अभाग के पहले क्वेश्चन में 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 15 क्या मिलेंगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को फटाफट कैसे सॉल्व करना है आपको देखिए आप। देखो, पहला क्वेश्चन है 2√3 एक पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या एक पूर्ण संख्या है। तो आप ये सब इसको जानते हो। 2√3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। आप लोगों को ध्यान रखना है, किसी भी संख्या में, जैसे मान लो ये रियल नंबर है, परिमेय संख्या है, इस परिमेय संख्या में आप अपरिमेय संख्या से गुणा करो, इसको जोड़ो, इसमें से घटाओ या फिर भाग दो, कोई भी कंडीशन हो, इस प्रकार की संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ये हो गई अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 घात वाले बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या है? एक 3 घात की बहुपद है आपके पास, जैसे मान लो px बराबर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये एक 3 घात की बहुपद है। इस 3 घात की बहुपद के अधिकतम शून्य क्या होंगे? तो शून्यकों की जो संख्या होती है वो घात के बराबर ही होती है। बहुपद की घात के बराबर होती है, मतलब जितने घात की बहुपद होगी उसके शून्य उतने होंगे। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 3। अगर n घात की बहुपद है तो फिर शून्य भी कितने होंगे? n होंगे। 5 घात की बहुपद है तो शून्य भी कितने होंगे? 5 ही होंगे। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 4 छात्रों के सांख्यिकी में प्राप्तांक 53, 75, 42, 70 हैं। उनके प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य, अवर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं आपको और आपको निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, अब इनको जोड़कर और आंकड़ों की संख्या क्या करना है? भाग देना है। तो जोड़ते हैं अपन, ये हो जाएंगे 53 प्लस 75 प्लस 42 प्लस 70 और आंकड़े टोटल 1 2 3 4। जोड़ दो इनको, 0 2 7 10 की 0, हासिल का 1 8 8 और 4 12 12 और 7 19 19 और 5 24 हो जाएंगे और बटे में 4 4 से कट जाएगा 6 बार, 6 चौका 24। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 60। ये क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा है, तो राइट आंसर आ जाएगा इसका 60। देखो राइट आंसर 60 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, के का वह मान जिसके लिए समीकरण निकाय x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस के वाई बराबर 3 है। तो उसको समीकरण निकाय में कोई हल नहीं है, इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो आपको के का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसकी शर्त दे रखी है आपको। इसकी क्या शर्त होती है? देखिए आप यहां लिखते हैं, समीकरण निकाय x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। इसको थोड़ा डिटेल से देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन है। फिर 2x प्लस के वाई और बराबर में 3 दे रखे हैं। तो इसको व्यापक रूप में बदलने के लिए इधर पक्षांतरण कर दीजिए, तो माइनस के 3 बराबर हो जाएंगे 0। अब इसकी व्यापक रूप से तुलना करना है आपको, व्यापक रूप से तुलना करने पर तो देखो a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 इस प्रकार से आ जाएंगे। तो a1 और b1 तो कितना है? 1 आ जाएगा गुणांक, और c1 आ जाएगा माइनस का 4। इसकी तुलना करेंगे ना व्यापक रूप से, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0
a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। अब a2 का मान आ जाएगा 2, b2 का मान आ जाएगा k और c2 का मान आ जाएगा -3। अब देखो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होने की शर्त, नहीं होने की शर्त क्या होती है, 3 शर्तें होती है, अद्वितीय हल होने की, अनंत हल होने की और कोई हल नहीं होने की। तो सबसे पहले अपन कोई हल नहीं होने की शर्त लगाते हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। अब देखो a1 बटा a2 क्या है, 1/2 है, b1 बटा b2 1 k आ जाएगा और c1 बटा c2 -4/-3। तो इसको तो छोड़ दो, इन दोनों को ले लो आप। इन दोनों को लोगे तो k इधर गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा k और 2 को इधर गुणा करोगे तो 2 एकम 2, मतलब k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो देखो राइट आंसर इसमें कौन सा रहा है, डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और आपकी जो 2 शर्तें थी वो 2 शर्तें भी देख लो यहाँ कौन सी है, a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2। तो ये शर्त होती है अद्वितीय हल की। किसकी होती है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल की शर्त होती है। फिर दूसरी शर्त होती है a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 बराबर हो c1 बटा c2। अगर तीनों ही बराबर हो तो फिर ये शर्त होती है अनंत हल की, अनंत हल। देखो तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी आपको, ध्यान से देखें। अगर ये शर्त हैं तो फिर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो कोई हल नहीं होगा समीकरण निकाय का। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल का मतलब यूनिक हल होगा। और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, मतलब तीनों ही गुणांक बराबर हो, तीनों गुणांकों का अनुपात बराबर हो तो फिर अनंत हल होंगे समीकरण के। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है -15 -11 -4 और .49, सॉरी यहाँ तक दे रखा है और अच्छा अंतिम पद दे रखा है 49 का 9वां पद क्या होगा। अंतिम पद आपको 49 दे रखा है और आपसे पूछा है कि इसका 9वां पद क्या होगा। तो देखें आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां। एपी आपको दे रखी है इस प्रकार से -15 -11 और -7। अब देखो यहाँ ये 49 दे रखा है, ये मेरे हिसाब से तो यूं ही दे रखा है फालतू का 9वां पद निकालते अपन, तो इसको 49 की इतनी जरूरत नहीं है। तो देखो ए सर्वप्रथम क्या निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे तो इसका प्रथम पद आ जाएगा -15। फिर इसका सार्वंतर निकालेंगे तो सार्वंतर का सूत्र होता है a2 - a1। तो -11 में से -15 घटाएंगे तो -11 माइनस ये वाला सूत्र और ये माइनस का क्या हो जाएगा +15। तो 15 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। सार्वंतर कितना आ गया 4 आ गया। अब देखें आप 9वां पद की पूछा है इसने, 9वां पद, तो 9वां पद। अब देखो 9वां पद अपन कैसे लिखते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है यूट्यूब पे समांतर श्रेणी। तो 9वां पद मतलब a9, a9 का मतलब a कम d, इससे a कम d, तो a प्लस इससे a कम d तो 8d आ जाएगा। देखो मैंने ऐसे याद रखना सिखा रखा है आपको, an बराबर a प्लस en से a कम और d, इस प्रकार से सूत्र याद रखना सिखा रखा है मैंने। अब देखो इसको हल करते हैं अपन 9वां पद। तो a9 बराबर a की वैल्यू कितनी है -15 प्लस 8 और d की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 रख दो। तो -15 प्लस 8 चौक 32। अब इसको घटा लो तो 32 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएंगे +17। तो a9 बराबर आ जाएगा 17। देखिए इधर 17 आ रहा है कि कहीं, कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, स ऑप्शन में, तो स ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वां था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बटा DE और BC बटा FD हो तो वे समरूप होंगे। मतलब आपको
इस त्रिभुज में ए बी सी ओ और त्रिभुज डी ई एफ को क्या बता रखा है, समरूप बताने के लिए बोल रखा है। क्या बोल रखा है, समरूप। और इसके लिए आपको दो चीजें दे रखी है, ए बी बटा डी ई, बी सी बटा और एफ डी, ये अनुपात आपको बराबर दे रखा है। और जो दूसरी चीज है वो इनमें से आपको सेलेक्ट करनी है कि वो कौन सी चीज होगी। तो देखो इसमें एक नंबर का क्वेश्चन है और अबसद वाला क्वेश्चन है, तो ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो कि इनमें कॉमन जो उभयनिष्ठ जो कोण है वो कौन सा आ रहा है। तो देखो इसमें भी कॉमन जो कोण आ रहा है वो आ रहा है बी। इसमें कॉमन कोण क्या आ रहा है, बी। इसका सीधा सा तरीका है, कॉमन कोण क्या आ रहा है, बी। तो इधर से तो ऊपर इस त्रिभुज एबीसी में तो कोण बी आ जाएगा, और इसमें कॉमन कोण कौन सा आ रहा है, डी। तो इसमें से कॉमन कोण आ जाएगा डी। तो कोण बी को कोण डी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन इसको आप इस प्रकार से लिखोगे तब जाके बराबर होगे। त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज ई डी एफ के। इस प्रकार से आपको इसको लिखना पड़ेगा तब जाके क्या होगा, समरूप। तो इसका राइट आंसर होगा स। लेकिन ये इसके लिए नहीं होगा, ये इसके लिए होगा, और ये तभी सही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, और बिंदु दे रखा है आपको 3 4। बिंदु 3 4 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको एक बिंदु दे रखा है 3 4 और इसकी एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु में जब भी आपको एक्स अक्ष से और वाई अक्ष की दूरी ज्ञात करनी हो तो याद रखें, एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करनी हो तो y की वैल्यू आएगी, और y एक्स से दूरी ज्ञात करनी हो, y एक्स से दूरी, तो x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो देखो अपन से तो क्या पूछा है इसने, x अक्ष की दूरी पूछी, तो x अक्ष की दूरी y की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 4। अब देखो नेक्स्ट और एक और क्वेश्चन दे रखा है आपको अच्छा सा। 8वें क्वेश्चन में आपको यहाँ 8 कोट स्क्वायर ए माइनस 8 कोसेक स्क्वायर ए दे रखा है, और 8 कोट स्क्वायर ए माइनस 8 कोसेक स्क्वायर ए दे रखा है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा है आपसे, इनमें से इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो 8 और यहाँ आ जाएगा कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो ये एक सर्वसमीका होती है। सर्वसमीका क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए दे रखा है, तो अपन यहाँ वैल्यू रख सकते हैं कोट स्क्वायर ए माइनस, और कोसेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 1 और माइनस का कोट स्क्वायर ए आ जाएगा। कोट स्क्वायर ए से कोट स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, और 8 माइनस 1, 8 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 8 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर होगा माइनस के 8, ए नहीं होगा। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न आकृति में अच्छी तरह से तनी हुई 20 मीटर लंबी रस्सी भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ रस्सी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो आपको वैसे तो चित्र इधर दे रखा है, लेकिन चित्र में थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है उन्होंने। यहाँ 20 मीटर दे दे, यहाँ 30 मीटर दे दे, तो यहाँ भी आप 20 मीटर कर लो। अब देखो मैं यहाँ चित्र बनाता हूँ। मान लो ये 30 डिग्री कोण है, ये खंभा है, और ये रस्सी है जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर, लंबाई है 20 मीटर, और इस ऊंचाई को अपन मान लें एच, और त्रिभुज को ए बी और सी मान लें। तो देखो अपने को तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, शॉर्टकट में कर रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको एक सूत्र याद होगा, लाल बटा कक्का। यहां पर ये कर्ण है और ये लंब है, तो आपको तो डायरेक्ट लंब और कर्ण में क्या बनाना है, संबंध बनाना है। तो लंब और कर्ण, लंब तो ये है और कर्ण ये है, तो लंब और कर्ण में कौन सा संबंध होता है, साइन का संबंध होता है। तो यहाँ आ जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखो लंब तो है एच और कर्ण है 20, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो एच/20।
ये 20 को इधर भेज दो तो ये एच इक्वल टू आ जाएगा 20/2, 2 से कट जाएगा 10 बार, तो ये एच की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है 10 मीटर का, ऑप्शन आ रहा है 10 मीटर का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 6, 4, 7 और पी तथा 10 का माध्य 8 है, तो पी का मान ज्ञात करना है। मतलब इनकी वैल्यू, मतलब इन सब का माध्य आपको 8 दे रखा है। तो देखो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर होता है, 10वां क्वेश्चन है ये, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या, ये दूसरा क्वेश्चन है इसमें, इस तरह का। अब देखो इनका माध्य कितना है 8, तो माध्य तो कितना आ जाएगा 8, आंकड़ों का योग मतलब 6 + 4 + 7 + p + 10, और बटे में आ जाएगा 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े तो 5 दे। ये देखो इधर इसको भेजेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 10 20 और 7 27 प्लस पी की वैल्यू निकालनी है, तो 40 माइनस पी 27 को उधर भेज दो, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और 10 13। ये आ गया आपका इसका राइट आंसर। 13 जिसमें आ रहा है वही क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसमें 13 किसी में भी नहीं आ रहा है क्या, समय -13 आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस कर लो आप, यही होगा राइट आंसर, यहाँ पर प्लस कर लीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 11। एक आकृति दे रखी है इधर जिसमें टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ये मतलब टीपी और टीक्यू क्या है, स्पर्श रेखाएं, जिसमें पी ओ क्यू ये वाला कोण आपको 115 दे रखा है। आपसे पूछा है पी टी क्यू ये वाला कोण आपसे पूछा है, इस वाला कोण का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो ज्ञात करते हैं इस वाले कोण का मान। आपको याद रखना है कि स्पर्श रेखाएं त्रिज्या के साथ क्या होती है, लंबवत होती है। तो ये कोण भी 90 डिग्री हो गया, ये कोण भी 90 डिग्री हो गया। अब ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। 360 में से 90 और 90 इसको कैंसिल कर दोगे, आप हटा दोगे, तो इन दोनों कोणों का योग बचेगा 180। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, 180 में से 115 घटाना है, जिसमें ये मान आ जाएगा, तो घटा दो। या फिर इसको परमे के रूप में याद रखना चाहो तो इसे याद रख सकते हो कि त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बना कोण और स्पर्श रेखाओं द्वारा बाह्य बिंदु पर बना कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो आप तो डायरेक्ट इसमें क्या कर दो, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, तो 180 में से 115 घटा दो, तो 5, यहाँ बचे 7, तो 6, 65 डिग्री आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 65 डिग्री। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 180 में से घटा दो। आपको ये वाला कोण देके ये वाला पूछे तो भी 180 में से घटाना है, ये वाला कोण देके ये वाला पूछे तो भी 180 में से घटाना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 12 पाए घन सेंटीमीटर आयतन वाले गोले की त्रिज्या क्या होगी, गोले की त्रिज्या क्या होगी, और 12 पाए आपको क्या दे रखा है, गोले का आयतन। तो देखो गोले का आयतन 12 पाई, जबकि गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और आपको दे रखा है 12 पाई, और आपसे पूछा है आर की वैल्यू। तो देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आर क्यूब बराबर 12 इंटू ये 3 ऊपर चल जाएंगे और बटे में आ जाएंगे 4, और 4 से ये कट जाएगा 3 बार, तो आर क्यूब बराबर आ जाएगा 9। अब देखो इसका घनमूल करते हैं अपन, घनमूल करने पर तो r बराबर 9 की पावर 1/3 आएगा। इसका घनमूल कितना आएगा 9 की पावर 1/3। अब देखो इसका पूरा घनमूल तो नहीं निकल रहा है, तो r बराबर इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और की पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 की पावर आ जाएगा 2/3, तो r की वैल्यू आ जाएगी 3 की पावर 2/3। जो भी आ रहा होगा उसमें देख लो आ रहा है, ये रहा सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त का त्रिज्यखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है, तो त्रिज्यखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण की माप क्या होगी। त्रिज्यखंड में केंद्र पर बनने वाले कोण की, तो देखो एक वृत्त है और इस वृत्त पर का चतुर्थांश बनाना है, तो ये चतुर्थांश इसको 40 में बांट दो, तो प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए, 90 डिग्री। फिर अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल 5 काली और 7 सफेद गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है, अचानक निकाला जाता है। निकाली गई गेंद काली नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है। मतलब इन सारी गेंदों में से जो अपन गेंदें निकालेंगे वो काली नहीं आनी चाहिए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो काली नहीं आनी चाहिए तो कौन कौन सी आनी चाहिए, लाल आनी चाहिए और सफेद आनी चाहिए। तो लाल और सफेद गेंद आने की क्या निकाल लेते हैं अपन, प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो देखें आप, सबसे पहले तो अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम क्या होगा, कुल गेंदों के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, कुल गेंद। तो 3 5 और 7 तो हो गई 15, टोटल गेंदें कितनी हो गई 15। आपसे पूछा है काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो पी काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब काली गेंद नहीं होने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे, काली गेंद नहीं होने के मतलब काली गेंद को हटा दो, बाकी जो शेष बचे वो क्या होंगे, अनुकूल परिणाम होंगे। तो 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो अनुकूल परिणाम तो आ गया 10 और कुल परिणाम आ गया 15। 5 से ये 2 बार कट जाएगा, 5 से ये 3 बार कट जाएगा, तो राइट आंसर आ जाएगा 2/3। इसी प्रकार से आपको वहां करने पूरे 100% जमा के नहीं करना है, क्योंकि वहां अवश्य लगा गया ना आपको। 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1/x+2 1/x+3 1/x+5 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये 3 पद दे रखे हैं समांतर श्रेणी में। तो देखो यहाँ अपन यहाँ करते हैं इसको, 1/x+2 1/x+3 और 1/x+5 दे रखा है आपको। अब ये समांतर श्रेणी में है ना, तो इसका मतलब ये a1 हुआ प्रथम पद, ये a2 हुआ द्वितीय पद और ये a3 हुआ तृतीय पद। और AP के जो सार्वंतर होते हैं वह हमेशा क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो इसका मतलब D1 बराबर क्या होगा, D2 होगा। इन दोनों का सार्वंतर और इन दोनों का सार्वंतर क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब हुआ A2 - A1 और D2 का मतलब होगा A3 - A2। अब A2 की वैल्यू रखो 1/x+3, A1 की वैल्यू रखो 1/x+2। इसी प्रकार से A3 की वैल्यू रखो 1/x+5 और A2 की वैल्यू रखो 1/x+3। अब देखो इसका एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा आपको, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। इसकी एलसीएम आ जाएगा x+3 और x+2। इसका एलसीएम आ जाएगा x+5 और x+3। अब देखो x+3 से x+3 कट जाएगा, x+2 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x+2। फिर x+2 से x+2 कट जाएगा, x+3 को 1 से गुणा करेंगे, लेकिन माइनस से भी गुणा होगा तो ये दोनों हो जाएगा -x और -3। इधर देखो x+5 से x+5 कट गए और x+3 को 1 से गुणा करेंगे तो x+3 ही आएगा। फिर x+3 से x+3 कट गए, x+5 को 1 से गुणा करेंगे तो x+5 आएगा, लेकिन माइनस की वजह से दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, x से x कट रहा है, यहाँ पर भी x से x कट रहा है, यहाँ x+3 से x+3 भी कट रहा है, तो 2 में से -3 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और नीचे x+2। 3 में से -5 करेंगे तो माइनस के 2 आएंगे और नीचे x+5। फिर माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको पूरे को सोल्व करो या फिर ये मान रखो। तो पूरे को सोल्व करना है, ठीक लग रहा है मुझे तो x+5 को 1 से गुणा कर लो तो x+5 आ जाएगा, और x+2 को इधर 2 से गुणा करो तो 2x+4 आ जाएगा। 2x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अब देखो x को उधर भेज दो, 4 को इधर भेज दो, तो 5 - 4। देखो इधर क्या करा, दोबारा समझे आप, थोड़ा दिखा नहीं था आपको। x+5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+5 ही आएगा। x+2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2x और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4।
अब 4 को इधर भेज दो और x को इधर भेज दो, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी, तो 4 को इधर भेजेंगे ना, तो 5 माइनस 4 और 2x माइनस एक्स, तो इधर तो x बचेगा और इधर 1 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो इनमें से एक कौन सी में आ रही है, स पे, तो ये राइट आंसर है इसका। ये भाग अब तक क्या होगा, कंप्लीट हो गया आपका। अब अपन इसके जो दूसरा क्वेश्चन है, इस दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। कौन से क्वेश्चन आते हैं, रिक्त स्थान वाले। इस रिक्त स्थान वाले क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिसमें टोटल मिलाकर 7 क्वेश्चन आएंगे, 1 से 7 तक के क्वेश्चन आएंगे, उनको करने वाले हैं अपन। तो देखिए आगे, देखिए अब अपन पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। देखो अनुक्रम दे रखा है आपको एक, ए एन बराबर 3n प्लस 2 के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। देखो आपको ए एन इक्वल टू क्या दे रखा है, 3n प्लस 2 दे रखा है, और आपसे पूछा है कि इसके प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 3 पद कैसे ज्ञात करोगे, एन बराबर 1 रख दो, एन बराबर 2 रख दो और एन बराबर 3 रख दो, जिसमें आपके पास प्रथम 3 पद आ जाएंगे। तो ये 1 रखो, तो ये देखो ये यहाँ नीचे दे रखा है, लेकिन ये एन इस प्रकार से है, तो यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2, तो हो जाएगा 3 प्लस 2 मतलब 5। फिर अगला देखो एन बराबर 2 रखो, प्लस 2, तो 3 दूनी 6 और 2 हो जाएगा 8। फिर 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 तिया 9 प्लस 2 मतलब हो जाएगा 11। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5, 8 और 11। यहाँ पर अपन 5, 8 और 11 रख सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है। दूसरा क्वेश्चन है इसका, ये साइन थीटा बराबर 3/5, तो आपसे पूछा है कोस थीटा की वैल्यू। तो देखो कोस थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, या फिर स्क्वायर लगा दो, तो इसमें वैल्यू रख दो डायरेक्ट, कर्ण का स्क्वायर वगैरह हो लंबादार उससे मत करो, डायरेक्ट कर दो। तो 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट आ जाएगा 1 माइनस 9/15। हल करेंगे इसको, तो 1/1 माइनस 9/25 लिख सकते हैं अपन। देखिए अब इसका लघुत्तम ले लीजिए आप, लघुत्तम आ जाएगा 25। ए का भाग 25 में 25 बार, 25 को 1 से गुणा करेंगे तो 25 ही आएगा। 25 का भाग 25 में एक बार, 1 और 9 से गुणा करेंगे तो 9, तो ये आ जाएगा आपके पास 25 में 9 जाएंगे 16/25, इसका वर्गमूल हो जाएगा 4/5। ये क्या हो गया, राइट आंसर। अब देखो ये तो हुआ इतना बड़ा, इसको आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो। साइन बराबर दे रखा है 3/5 और कोस की वैल्यू ज्ञात करनी, तो आप शॉर्टकट में इस प्रकार से ज्ञात करें, 1 माइनस डायरेक्ट वर्क कर दो इसका 9/25। अब देखो 25 एकम 25 और 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 और बटे में 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5 वर्गमूल करते हैं। इस प्रकार भी आप डायरेक्ट कर सकते हो वहां। तो राइट आंसर क्या आ गया, 4/5। अब देखो अगला क्वेश्चन है, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। तो यहां पर 2πRh लिख देंगे अपन, 2πRh। कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र, तो कल्पित माध्य विधि से, देखो कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य, कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य, तो समांतर माध्य आ जाएगा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, जहां डी आई बराबर है एक्स आई माइनस ए और a बराबर है कल्पित माध्य, कल्पित
महादेव। तो आपको तो ये सूत्र लिखा आना था वहां पे डायरेक्ट। फिर देखो, पहली वर्ग की सीमा को और दूसरी वर्ग की सीमा को कहते हैं। तो देखो, इस अपन जब मादे बहुलक वगैरह करते हैं तो वहां पे वर्ग आता है इस प्रकार से, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से वर्ग आते हैं। तो जो आगे वाली जो सीमा होती है छोटी वाली, उसको तो बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। और जो पीछे वाली जो बड़ी सीमा होती है, बड़ी संख्या होती है, उसको बोलते हैं उच्च सीमा। उच्च सीमा। तो यहां से क्वेश्चन बनाया, यहाँ पहली वर्ग सीमा को क्या कहते हैं? तो निम्न सीमा कहते हैं। और दूसरी वर्ग सीमा को क्या कहते हैं? तो उच्च सीमा कहते हैं। यहां से याद रखें। फिर देखो, चाप की लंबाई व त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में संबंध होता है। तो देखो, चाप की लंबाई और त्रिज्यखंड में एक संबंध होता है, ए बराबर 1/2 इंटू यल आर। ये संबंध होता है, ए बराबर 1/2 इंटू यल इंटू आर। ये यहां पे रखना था, ए बराबर 1/2 यल आर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घटना की अधिकतम प्रायिकता क्या होगी? तो अधिकतम प्रायिकता कितनी होती है? एक ही होती है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में भी फिर से टोटल मिला के 10 क्वेश्चन है, अति लघुरात्मक। अति लघुरात्मक 10 क्वेश्चन है, इनको करते हैं अपन। देखो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है तीसरा का पहला। आपको 306 और 657 का एचसीएफ 9 दे रखा है, और आपसे पूछा है कि 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा। तो एचसीएफ देगा, एलसीएम पूछा है, तो इसका एक सूत्र होता है, संबंध होता है इन दोनों के बीच में। संबंध क्या होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। अब देखो, एचसीएफ तो आपको दे रखा है यहाँ पर 9 इंटू एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ए की वैल्यू दे रखी है आपको 306 और बी की वैल्यू दे रखी है आपको 657। तो एलसीएम बराबर आ जाएगा 306 इंटू 657 और बटे में 9 आ जाएगा। 9 से इसको काट दो, 7 नाम 63 बचे 2, तो 9 तिया 27। गुणा करो इनको, 306 इंटू 73 को गुणा करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं 306 इंटू 73, 6 18 और 3 तिया 9, 7 चंग 42, 7 चंग 42 और 7 तिया 21। तो यहाँ जाएगा 8, 3, 13 के 3, 2, 2। तो ये एलसीएम कितना आ गया? 22, 338। ये इसका राइट आंसर होगा पहले का। अगला क्वेश्चन देखें आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आपको एक बहुपद दे रखी है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। इसके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? शून्यकों का गुणनफल। तो देखो, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? C/A होता है। लेकिन C और A को कहां से लाओगे? ओ लाने के लिए आपको इसकी क्या करनी पड़ेगी? तुलना करनी पड़ेगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x की व्यापक रूप से क्या कर दो? तुलना। व्यापक रूप से तुलना करने पर देखो, इसकी तुलना करते हैं तो यहां पर a की वैल्यू तो आ जाएगी 1। व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो होता है। तो देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, यहाँ x का गुणांक है b, तो b बराबर आ जाएगा माइनस के 6 और c है ही नहीं, तो c बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ पे वैल्यू रखो, c की वैल्यू तो 0 और a की वैल्यू 1। 0 में a का भाग दोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक भिन्न 1/3 हो जाती हैं। कब हो जाती हैं?
जब उसके अंश में से 2 घटाया जाता है, जब उसके अंश से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त आवश्यक संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखो अपन एक भिन्न मान लेते हैं, माना भिन्न, भिन्न क्या मानेंगे, x बटा वाई मान लेते हैं, x बटा वाई, ये अपन ने एक भिन्न मान लिया x बटा वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है, जब उसमें अंश में से 2 घटाया जाता है। तो देखो अंश और ये हर, तो अंश में से 2 घटा दो, x माइनस 2 और बटे वाई बराबर कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है, 1/3। इसको उधर मल्टीप्लाई करो, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 2 और y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा। हल कर दो इसको, 3x माइनस 3 दूनी 6 और y को इधर ले आओ तो माइनस के y बराबर हो जाएगा 0। तो आपके पास एक समीकरण आ जाएगी, x माइनस वाई और माइनस के 6 बराबर 0। यही क्या है, इसमें आवश्यक संबंध है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन जो 100% राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति में कोण डी और कोण ई बराबर है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, तथा AD बटा BD, AD बटा BD, AE बटा EC, AE बटा EC हैं। तो आपको बताना है कि ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा आपको सिद्ध करके बताना। तो देखो सबसे पहले यहाँ लिखो, सबसे पहले चित्र बनाना पड़ेगा आपको, वहाँ इस प्रकार से आप चित्र बना दें और ये कोण और इस कोण को बराबर बता दें। देखो ये आ जाएगा A, ये B, ये C, यहाँ पर D और यहाँ पर E बिंदु दे रखा है। और सबसे पहले यहाँ लिखो दिया है, जो जो भी आपको दे रखा है वो चीज़ें यहाँ लिख दो, दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज ABC में कोण D बराबर है कोण E के, तथा AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के, ये आपको दे रखा है। फिर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा आपको सिद्ध करके बताना है। अब देखो उपपत्ति, वैसे तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे अपन, लेकिन देखो अब देखो उपपत्ति में त्रिभुज AD, इसको समीकरण नंबर 1 डाल देना, त्रिभुज ADE में कोण D बराबर है कोण E के, अतः अगर कोण D कोण E के बराबर है तो इस D के सामने की ये भुजा AE और E के सामने की भुजा AD क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब AD बराबर होगा AE। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इस नियम का उपयोग किया है अपन ने, होती हैं। अब देखो इसको और इसको दोनों को काम में लेते हैं अपन। देखो AD बराबर AE दे दिया, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, देखो 1 व 2 से क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ AD की जगह AD रहने दीजिए और BD की जगह BD रहने दीजिए। फिर देखो AE बटा EC, तो इस AE की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AD लिख सकता हूँ समीकरण 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा AD बटा EC। अब देखें ध्यान से, AD से AD कैंसिल हो जाएगा और आपके पास BD बराबर आ जाएगा EC पलटने पर, इनको पलट देंगे, पलटने इसको पलट देंगे ना, इससे ये तो कट जाएगा और इसको पलटेंगे तो BD और EC क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। लेकिन अपने को क्या सिद्ध करना है, अपने को सिद्ध करना है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो इस ABC को समबाहु त्रिभुज बताने के लिए देखो BD
और EC अपन ने क्या बता दिया, बराबर बता दिया, समीकरण नंबर 3। और पहले से अपन AD को और AE को बराबर बता चुके हैं समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 2 और 3 को अगर अपन जोड़ देंगे तो AD प्लस BD AE प्लस EC बन के AB बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। AB बराबर AC होते हैं, अपन कहेंगे भाई त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो समीकरण 2 व 3, समीकरण 2 तो ये और समीकरण 3 ये को जोड़ने पर इनको जोड़ दीजिए आप। तो देखो AD प्लस BD, ये DB था, मैंने BD लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इधर AE प्लस EC। अब देखो AD प्लस BD, यहाँ चित्र में देखिए आप, AD प्लस BD तो AB हो जाएगा और AE प्लस EC AC हो जाएगा। तो यहाँ पे देख ली, इधर कर लेता हूँ मैं, AD प्लस BD तो कितना हो गया, AB, और AE प्लस EC क्या हो गया, AC हो गया। अतः त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इति सिद्धम। इस प्रकार से आपको करना है। वो अब ये 1 नंबर का था, इतना बड़ा नहीं आएगा वहाँ पर, ये तो आपको प्रैक्टिस के हिसाब से दे रखा है। तो ये क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 0 0 और 5 -3, मतलब एक तो मूल बिंदु दे रखा है और एक बिंदु दे रखा है 5 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा है आपसे, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखो x1 प्लस x1 y1 तो क्या है, यहाँ ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो x1 और y1 तो क्या है, 0 है, और x2 y2 क्या है, 5 -3 है। तो देखो यहाँ रखते हैं मान 0 प्लस 5 बटे में 2, फिर 0 प्लस आएगा लेकिन यहाँ माइनस के 3 है तो माइनस के 3 बटे 2। आपके पास निर्देशांक आ जाएंगे, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, 5 बटे 2 और माइनस के 3 बटे 2। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठोस गोले का क्या दे रखा है आपको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो गोले का, अर्धगोले का दे रखा है, ध्यान रखना, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। अब देखो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर, तो यहाँ जाएगा 3 पाई r स्क्वायर बराबर 462। यहाँ पे वैल्यू रख दो, 3 × 22 बटे 7 × r स्क्वायर बराबर 462। मैं यहाँ हल करता हूँ इसको, देखो r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 462 × 7 और नीचे आ जाएगा 22 × 3। अब 22 से काट दो इसको, 22 दूनी 44, फिर बचे 2 तो 22 से कम 22 और 3 से ये कट जाएगा 7 बार, तो ये आ गया 49। और जैसे आप इसका वर्गमूल करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये आपका राइट आंसर है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या और समान ऊंचाई वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो r और h दोनों ही क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर दे रखा है, किसका, शंकु की। किसके बारे में बात करें अपन, शंकु के बारे में बात करें। शंकु की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर दे रखी, तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है, बेलन के आयतन का 1/3, तो 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो 1/3 आ जाएगा, 22/7 आ जाएगा, क्योंकि पाई के मान रखना ही पड़ेगा अपन को, और 1 का स्क्वायर और 1 ही आ जाएगा। तो टोटल मिला के आ जाएगा 22/21 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। 22 को 1 से गुणा करेंगे तो 22 ही आएगा, और 7 या 21 आ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या भी 1 है और समान ऊंचाई है, तो ऊंचाई भी क्या है, 1 ही है, तो ये 1 को गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो 22/21 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। मतलब आर बराबर तो 7 सेंटीमीटर दे रखा है और थीटा बराबर 60 डिग्री दे रखा है। कितना? 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। देखो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है इसका पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। वैल्यू रखो तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 7, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60, और बटे में 360। देखो एक 7 से, एक 7 तो ये कट जाएगा, 60 से ये कट जाएगा 6 बार, तो अपने पास आ जाएगा 22 इंटू 7 और बटे में 6। 2 से और कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा? 3 बार। 2 से कट जाएगा 11 बार, तो आंसर आ जाएगा 77/3। अब चाहो तो इसका भाग दे दो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक समय एक मीनार की छाया, देखें, एक समय एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई से 2 गुनी है। मतलब एक मीनार मान लो आप ये, और इसकी छाया मान लो ये। अगर इसकी ऊंचाई h है तो इसकी छाया 2h होगी, ऐसा इसने कहा है। देखो, एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई की 2 गुनी, तो ऊंचाई की 2 गुनी है। इसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, और आपको ज्ञात करना है ये वाला उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण मान ले थीटा। अब देखो, ये तो हो गया आधार और ये हो गया लंब, और यहाँ 90 डिग्री है। इसको ए, बी और सी मान सकते हैं। तो लाल बटा कक्का याद होगा आपको, लाल बटा कक्का, इसी से क्वेश्चन होंगे सारे। तो देखो, आधार और लंब है ना, तो आधार और लंब में कौन सा संबंध है? टेन का। तो त्रिभुज ए बी सी में टेन का संबंध लगा दो, तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब की वैल्यू h है, ये देखो, और आधार की वैल्यू 2h है। h से h कट जाएगा 1 बार, तो टेन थीटा बराबर आ गया 1/2। तो टेन थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास 1/2। अब देखो, टेन में 1/2 किसी की वैल्यू नहीं होती है, तो आप थीटा को उधर पक्षांतरण कर दो। ये थोड़ा क्वेश्चन बिना थीटा वाला दे दे, बिना सोचे समझे, प्रैक्टिस के हिसाब से। तो देखिए, थीटा इक्वल जो आ जाएगा टेन इनवर्स। अब देखो, जब थीटा को तो यहीं रखेंगे और टेन को इधर पक्षांतरण करते हैं तो इनवर्स में आ जाता है। किस में आ जाता है? इनवर्स में, और 1/2 लिख सकते हैं। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, मतलब ये वाली चीज़ हाई लेवल की, बाकी क्वेश्चन तो सिंपल है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, दिखाई दे रहा है आपको, निम्न आकृति में मतलब ये आकृति दे रखी है आपको, अच्छी तरह से तनी हुई एक 20 मीटर लंबी रस्सी भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ रस्सी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये वाली खंबे की जो ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखो, ये लंब है और ये कर्ण है। लंब और कर्ण में कौन सा संबंध होता है? साइन का। लाल बटा कक्का याद है ना, लाल बटा कक्का। इस लाल बटा कक्का के माध्यम से अपन इस सवाल को करेंगे। तो देखो, ये तो क्या दे रखा है यहाँ? अज्ञात भुजा है लंब, तो लंब
और कर्ण है ज्ञात भुजा 20, तो कर्ण लंब और कर्ण में कौन सा संबंध है, साइन का। तो अपन यहाँ त्रिभुज ABC में डायरेक्ट कौन सा संबंध लगाते हैं, साइन का। साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। लंब तो दे रखा है यच और कर्ण दे रखा है 20। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 यच बटा 20। 20 को इधर भेज देंगे तो 20 यहाँ ऊपर जाएगा तो 20/2 हो जाएगा बराबर यच। 2 से ये कट जाएगा 10 बार, तो यच की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। मतलब खंबे की हाइट कितनी आ गई, 10 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां क्वेश्चन था। अब इसका विभाग में पहुंच गए अपन, इसका विभाग करेंगे अपन। अब देखिए अपन ने टोटल मिला के पहले में 15, दूसरे में 7 और तीसरे में 10 क्वेश्चन करके 32 क्वेश्चन कर लें। अब इसका जो विभाग है इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है, क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।